किसान भाई बहनों जोहार। गांव गिरांव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूँ तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, बस ज़रूरत है उसे सहेज कर रखने की, संभाल कर रखने की और उसके संरक्षण की। जी हाँ, ठीक उसी तरह किसान भाई बहनों की अगर बात करें तो उन्हें भी इस चीज़ की उतनी ही आवश्यकता है कि वो अपने फसल को, अपने पौधे को किस तरह सहेज कर रखें, उनकी अच्छी तरह से विकास हो सके ताकि उनकी आय में वृद्धि हो, उनकी फसल उन्नत हो। तो इन्हीं सब बातों को लेकर आज के इस कार्यक्रम में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बागवानी और पौध संरक्षण किस प्रकार करें। तो इस चर्चा को आगे विस्तार से जानने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर MSA महालिंगा श्रीवास्तव को, जो कि उप कृषि निदेशक हैं पौध संरक्षण के। तो सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद हिमांशु जी, और सभी किसान बंधुओं को मेरा जोहार, नमस्कार। सर, सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे जानना चाहेंगे कि पौध संरक्षण क्या है, हमारे तमाम किसान साथियों को विस्तार से बताएं। जी अवश्य। पौध संरक्षण का ये हम लोग बहुत संक्षिप्त में मायने देखें जी, तो ये वैसी प्राविधियां, वैसे क्रियाकलाप, वैसे गतिविधियां हैं जिसके द्वारा पौधों को हम बीमारियों से, खरपतवार से, अवांछित तत्वों से हम उसका बचाव करते हैं जी, उनके बिजाई से पूर्व एवं बुझाई के बाद, ताकि पौधे सुदृढ़ रूप से विकसित हो सके, उनमें रोग, कीट, व्याधि और खरपतवार से नुकसान नहीं हो सके, कम से कम हो सके या नहीं हो सके, और ताकि उनकी आमदनी में वृद्धि हो सके। ये समुच्चय है जी, ये कलेक्शन ऑफ मेथड्स है, यानी कि वैसी प्राविधियों का एक समुच्चय है जिसके द्वारा कि पौधों को हम बचाते हैं। जी। यहाँ आपसे जानना चाहेंगे सर कि इसके संरक्षण की क्या क्या विधियाँ हैं। हिमांशु जी, इसमें देखिए, जैसा रोग वैसी दवा और जैसा शत्रु वैसा उसका उपाय। संक्षिप्त में हम कहें तो पौधा संरक्षण विधियों में मुख्य रूप से हम दो श्रेणियां या दो स्टेजेस हम बता सकते हैं। बिल्कुल। एक, जैसा कि आने से पूर्व इन अवांछित व्यक्तियों को ईतियां कहते हैं। ईतियां मतलब वैसे नुकसानदेह तत्व जिससे किसानों को के फसलों को नुकसान पहुंचते हैं। जी, जैसे मान लीजिए कि रोग हुए, व्याधियां हुई, खरपतवार, जैसे मैं बता सका। जी, कई जगह पर आप देखते हैं कि जैसे कई जगह पर नील गाय, ये भी एक कारण है। कहीं कहीं वानरों का प्रकोप हो जाता है। तो ये इस सभी चीज़ों से बचाव के लिए एक तो आने के पूर्व का बचाव कर लिया जाए, और दूसरा है आने के बाद का। जी, जैसे मैं थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा। आने के पूर्व का जो बचाव है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे बच्चों को हम टीका देते हैं कि गलघोंटू, चेचक इत्यादि, डिप्थीरिया इत्यादि नहीं आए, उसी तरह पौधों को भी हम लोग टीका के सदृश ही एक उपचार करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि बीजोपचार। बीजोपचार, जी। इस उपचार से होता यह है कि जो मुख्य उस फसल के फफूंद है, बैक्टीरिया है या जीवाणु है, और विषाणु है। विषाणु मतलब वायरस। इस तीनों से जो है बचाव के जो है हम एक साधन तैयार कर लेते हैं, जो हम कहते हैं कि ये पूर्व से ही हम लोग बचाव के साधन तैयार किए, उसका बीजोपचार कर दिया। अब बीजोपचार है क्या? बीजोपचार में हम लोग करते क्या है कि कुछ रासायनिक विधि से या कुछ जैविक विधि से पौधों को हम लोग इन जैविक या रसायनों के मिश्रण से उनमें एक लेप या परत चढ़ा देते हैं, जिससे कि उस पर आक्रमण ये जीवाणु कीटाणु का नहीं हो पाता है, और वो हो भी पाया तो कम से कम हो। जी, कम से कम, और वो रक्षित होते हैं। जी। एक स्टडी में पाई गई है कि 80% जो है ये जीवाणु और ये जो फफूंद इत्यादि से जो है बचाव हो जाता है अगर हम बीजोपचार करते हैं तो। और इसकी कई विधियां भी हैं, जो अगर आप किसान भाई जानना चाहें तो जैसे हम लोग सूखी विधि से कहते हैं कि 2-3 मुख्य रसायन उसमें आते हैं।
जैसे मैं कहूँ एक कार्बनडाजिम आता है जी। जो बाजार में थिराम, कैप्टन आदि नाम से के रूप में उपलब्ध है। एक जैविक मित्र फफूंद भी आता है जिसे हम ट्राइकोडर्मा कहते हैं। ये भी जो है बीजोपचार का काम आता है। अब हम या तो इन्हें विभिन्न बीजों को सूखी अवस्था में लेकर के, मान लीजिए एक पॉलीथीन का बैग लिया और उसमें हम लोगों ने वो ट्राइकोडर्मा या कार्बनडाजिम डाला, उसे अच्छी तरह मिला करके छांव में सुखा लिया। ये सूखी में विधि है जी। फिर एक पेस्ट विधि है जिसमें हम लोग इसी कार्बनडाजिम को 5 ग्राम प्रति इसके हिसाब से ले लेते हैं, किलोग्राम के हिसाब से बीज के, और इसकी पेस्ट बना करके हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। और जैसे कंद वाली फसलें हैं उसका भी हम बीजोपचार करते हैं, तो हम लोग घोल बना लेते हैं। 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 लीटर पानी में लिया और इन कंदों को डुबा करके आधे घंटे से 1 घंटे रखे, छांव में सुखाया और इनको बिजाई कर दी। तो इस प्रकार हम लोग आने के पूर्व ही इसका बचाव के साधन, तो ये तो पहली श्रेणी है जी। अब दूसरी श्रेणी है कि भाई आ गया, अब रोग आ गया, तो अब बचाव ने, अब तो रोकथाम करना होगा। बिल्कुल। तो वैसी अवस्था में हम 2 तरीके अपनाते हैं, या तो हम रासायनिक विधि या फिर जैविक विधि। अब रासायनिक विधि तो करीब करीब 234 किस्म के रसायन हैं जो मुख्य रूप से इस्तेमाल किए, प्रयोग में लाए जाते हैं, जो विभिन्न कीट, व्याधि, खरपतवार, तृणनाशी के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और फिर नहीं तो फिर जैविक विधि भी है जिससे गोमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा, नीम के द्वारा, करंज के द्वारा, इस प्रकार से हम लोग ट्रीटमेंट करके उसको, तो ये आने के बाद का भी बचाव है। तो ये मुख्य रूप से 2 विधियां जिसके बारे में आपने पूछा। जी हाँ किसान साथियों, इस तरह की अगर बचाव अगर करने हो पौधों को तो आप इन प्रयोग कर सकते हैं और अपनी फसल को संरक्षित कर सकते हैं। सर यहाँ जानना चाहेंगे कि पौधों की प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं, इसके क्या कारण हो रहे हैं? जी, पौधों के कई प्रजातियों के, जिसमें कि एक बहुत लाभकारी पौधे भी हैं जिनके विलुप्त होने के मुख्य कारण हम कहें तो जनसंख्या का दबाव है, खेतों पर, हमारे संसाधनों पर, शहरीकरण है जी, विषैले तत्वों का, रसायनों का प्रयोग है, अंधाधुंध प्रयोग, अनियंत्रित प्रयोग। बिल्कुल। इसके अलावे जो है हम ये भी देख रहे हैं कि जो खेती लायक ज़मीन है उसमें धीरे धीरे रहवास बढ़ता जा रहा है। तो जंगल जब कम होता है तो जो नैसर्गिक रूप से पाए जाने वाले पौध पादप हैं वो धीरे धीरे लुप्त होते हैं। यहाँ एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि प्रदूषण जी, इसे नष्ट करने में कितना उत्तरदायी है? बहुत ही समीचीन सवाल आपने पूछा है, क्योंकि इसका सीधे सीधे रिश्ता है प्रदूषण से। ये मानव जनित एक त्रासदी है। प्रदूषण हम लोग हवा में, पानी में जी, भूमि में जिसमें हम रहते हैं, सभी को ये या तो विषैले कीटनाशकों के द्वारा या कार्बनिक फोसिल फ्यूल जिसको बोलते हैं उसके इस्तेमाल से, जब कार्बनिक पदार्थ बढ़ने लगते हैं, या जिसको हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बनिक या अकार्बनिक अन्य तत्वों के द्वारा भी, जिसको पार्टिकुलेट या हम लोग बोलते हैं, ये वातावरण में धीरे धीरे जो है वो फैलने लगते हैं, जिससे जलचर, नभचर जो आकाश में उड़ते हैं, भूचर जो हम लोग जमीन पे चलते हैं, ये सभी जो है उस प्रदूषण के लपेट में आ जाते हैं और इससे जो है निश्चित तौर पर बहुत हानि है। अनियंत्रित तरीके से रासायनिक कीटनाशकों का जो प्रयोग आजकल हमारे किसान साथी कर रहे हैं, उससे इन पौधों के संरक्षण में कितना नुकसान पहुंच रहा है, क्या कहेंगे? जी, अब मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि कहीं एक कोई अपराधी या बदमाश है जिसको आपको कंट्रोल करना है, परंतु वो एक ऐसी भीड़ में है जिसमें कि निरपराधी या इनोसेंट लोग 100 लोग हैं। अगर आप उस पर पूरा बल प्रयोग कर देते हैं तो वो निरपराधी भी तो उसके शिकार हो जाते हैं। ये छोटा सा उदाहरण मैंने इसलिए पेश किया कि यही हालत पौधों की है।
1 या 2 या 4 या 10 पौधे में कीट या रोग या व्याधि लगी हुई है। अब हम अनियंत्रित अंधाधुंध केमिकल का प्रयोग, रसायनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे एक तो स्वस्थ पौधे आपके नष्ट, दूसरे जैसे आपने बताया कि बहुत ही लाभकारी जो आपके ये है पौधे हैं या मित्र कीट भी हैं जी। सारे कीट हमारे दुश्मन नहीं हैं। 30% कीट तो हमारे मित्र हैं, तो वो भी नष्ट हो जा रहे हैं। हमारे शत्रु कीट तो नष्ट ही हो रहे हैं, हमारे अच्छे पौधे भी नष्ट हो रहे हैं। तो अनियंत्रित, इसके अलावा ये आपके जो हमारे भूगर्भीय जल हैं उसको प्रदूषित कर रहे हैं। तो ये अनियंत्रित प्रयोग से बहुत ही नुकसान है। पौधों के नष्ट होने में नेचुरल कॉजेज के साथ साथ मैन मेड कारक भी बहुत उत्तरदायी हैं। इस संदर्भ में आप क्या विचार रखते हैं? जी, जैसे आपको मैन मेड, हम लोग कहेंगे कि मानव जनित जो है, मानव जनित घटक या कारक जो हैं वो इसमें अहम हिस्सा अपनाते हैं, जो पौधों के लुप्त होने या पर्यावरण के प्रदूषित होने में, जो कि पौधा संरक्षण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। हम लोग जैसे एक एग्जाम्पल हम लोगों ने इसके पूर्व के प्रश्न में कहा था अंधाधुंध प्रयोग जी। मैं बताऊं कि ऐसे ऐसे केमिकल्स जो बहुत कम मात्रा में प्रयोग करने से कीटों का नियंत्रण हो जाता है, मानव के गलत इस्तेमाल, मतलब उस तत्वों के गलत इस्तेमाल के चलते यहाँ तक कि भ्रूण में भी, मानव भ्रूण में और पशुओं के भ्रूण में भी वो विषैले तत्व पहुंच जाते हैं। एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, कासरगोड एक जिला है केरला का। कासरगोड जिले में इसी तरह के अंधाधुंध एक पर्टिकुलर केमिकल, जिसका नाम मैं भी नहीं लेना चाहता, के प्रयोग से वहाँ के जल भूगर्भीय इतने प्रदूषित हो गए कि पिछले करीब 30 वर्षों से वहाँ पर जो बच्चे हो रहे हैं उनमें कोई ना कोई विकृति है, क्योंकि भ्रूण विकृति हो गई है। जानवर के बच्चे, मनुष्य के बच्चे सारे प्रभावित हो रहे हैं। इसी तरह पंजाब के कतिपय जिले ये अंधाधुंध प्रयोग के चलते भयानक बीमारियों जैसे कैंसर जैसी बीमारियों से भी ग्रसित हो रहे हैं। तो ये मानव जनित ही है। देखा किसान साथियों, इन कीटनाशकों का प्रयोग आप उतनी ही मात्रा में करें जितना कि ज़रूरी हो फसल के लिए, अन्यथा बहुत नुकसान पहुंचाता है हमारे पर्यावरण को, हमारे स्वास्थ्य को। सर, यहाँ आपसे जानना चाहेंगे कि हमारी भूमि के जो पौधे हैं उन्हें हम उतना महत्व न देकर विदेशी पौधों की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं इन दिनों। इस संदर्भ में आपकी क्या राय है? विदेशी पौधे, हम कहें तो विदेशी पौधे या विदेशी बीज भी हम लोग इसमें शामिल कर सकते हैं। जी। पौधे जैसे अलंकारिक पौधे जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग आयात मान लीजिए कर रहे हैं, या इसके अलावा ऐसे बहुत से संकर बीज हैं, हाइब्रिड सीड्स, जो उस देश में जहाँ पर से लाए गए हैं वहाँ पर टेस्ट किए गए हैं, परंतु इस पर्यावरण में, इस इकोसिस्टम में वो टेस्टेड नहीं है। कई बार वैसे बीजों का भी प्रयोग हो रहा है। इसके साथ समस्या दो है। एक तो वो बीज जो आते हैं अपने साथ अपनी तरह की बीमारियां लाते हैं जो यहाँ के लिए नहीं है, जो इस वातावरण में नहीं हो रही है, परंतु वहाँ के हैं, जिसका हम अभी यहाँ पर हम लोगों ने देखा नहीं है। इसी तरह कुछ ऐसे रोग हैं जो कि पहले नहीं देखे गए। एक और ऐसे कीट, एक कीट जिसको हम लोग फॉल आर्मी वार्म कहते हैं जी। ये हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश और हमारे झारखंड से लगे सीमावर्ती क्षेत्रों में देखे गए, और हजारीबाग के कुछ इलाके में, जिस पे हम लोगों ने जाके कंट्रोल किया, उसको हम लोगों ने भेजा और देखा कि भाई ये तो हमारे वातावरण में पैदा होने वाला कीट है नहीं, फॉल आर्मी वार्म। ये एक बार झुंड में फैलता है और उसके बाद में खासकर ये मक्का को बहुत हानि पहुंचाता है। तो ये बाहर के बीजों या बाहर से आयातित, हमारे यहाँ ये कीट पूर्व में नहीं देखा गया था। इस तरह के नुकसान हैं उसमें। अब बीटी कॉटन की बात हो रही है, बीटी ब्रिंजल की बात हो रही है। अब इनके साथ कैसे कीट व्याधि पनपेंगे ये तो पता नहीं है। इस पर तो शोध की बहुत आवश्यकता है। जी हाँ, बिल्कुल। इन बातों का आप अच्छी तरह से ध्यान रखें, तभी हमारे फसल को
अच्छे विकास होने का अवसर मिलेगा और आपकी आय भी दोगुनी होगी। आगे हम बढ़ते हैं और जानते हैं सर कि पौधों को संरक्षित करने के लिए आज क्या करने की आवश्यकता है। देखिए, पौधा संरक्षण तो आवश्यक है, चूंकि ये पाया गया है कि विश्व स्तर पर कि 30 से 32% जो पैदावार है वो इन कीट, व्याधि और अवांछित तत्वों से नष्ट होते हैं। चूहों से अमूमन 12%, मात्र चूहे एक कारक है जिससे 12% तक फल जो हमारे उपज नष्ट हो रहे हैं, फूल, फल इत्यादि इससे नष्ट हो रहे हैं। फफूंद से 8 से 10%, बैक्टीरिया से, विषाणुओं से। तो ये शत्रु तो हैं, इनसे तो पौधा संरक्षण की अति आवश्यकता है कि इसको हम लोग करें। परंतु इसमें ध्यान देने लायक बात यह है कि सीधे सीधे आप केमिकल नहीं डाल दें, वो तो बात की बात है, वो तो रोकथाम के लिए उसका बाद में उसका करना चाहिए। पौधा संरक्षण का कार्य तो आपको फसल लगने से पूर्व ही चालू हो जाना चाहिए। जैसे किस खेत में क्या फसल उगानी है, वो फसल चक्र पहले बना लीजिए, ये प्लानिंग का हिस्सा है। अगर उस खेत में आप बैगन लगा रहे हैं और बार बार बैगन लगा रहे हैं तो बैगन संबंधी रोग तो लगेंगे ही, इसमें आप चाहे जितना भी कंट्रोल करिए। तो आप फसल चक्र ऐसे बनाइए कि एक बार बैगन लगाया तो एक बार भिंडी लग गई, एक बार आलू लग गया। तो फसल चक्र का प्रयोग, इसमें आपको पैसे नहीं लग रहे हैं, परंतु फसल चक्र से बैगन में लगने वाले लगातार रोगों अपने वो खत्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। एक प्रॉपर फसल चक्र रखिए। दूसरा है, रोग रोधी किस्मों का चुनाव भी हमारे हाथ में है, किसान के हाथ में है। किसान बंधु ये देखेंगे कि बहुत सारी रोग रोधी किस्में हैं या कीटाणु रोधी किस्में हैं, कीट रोधी किस्में हैं, जिनको लगाने से वो पर्टिकुलर रोग नहीं आता है। जैसे डायमंड बैक मॉथ बहुत ही चुटिया के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में मैंने देखा है, जो गोभी समवर्गीय फसलों में लगता है, परंतु उसकी रोधी किस्में हैं। उन रोधी किस्मों को लगाएं तो आपको फसल संरक्षण पूर्व से ही हो गया। इसके अलावा ये प्रयास किया जाए कि जो नर्सरी में आप लगा रहे हैं, चूंकि आप तो पौधशाला में लगा के तब उसको हम ट्रांसप्लांट करते हैं, वो पौधशाला में आप सही तरीके से कीट रोधी, व्याधि रोधी बना ले तो आपके अगर पौधे स्वस्थ रहें तो जहां आप लगा रहे हैं वहां वो सही तरीके से पनप सकेंगे। फिर है कि मिट्टी पर किसान ध्यान देते नहीं हैं, मिट्टी की जांच नहीं करवाते हैं जी। किस तत्व की कमी है आप सही तरीके से जांच कर लें, क्योंकि तत्वों की कमी से भी रोग को आमंत्रण मिलता है, कीटों को आमंत्रण मिलता है। अब बहुत ज्यादा नाइट्रोजन डालना भी बुरा है, उससे भी कीटों को आमंत्रण मिलता है। खरपतवार ज्यादा होंगे तो प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, किसके साथ? मेन क्रॉप के साथ, मूल फसल के साथ, जिससे उनकी बाढ़ में। तो ये पौधा संरक्षण शुरू से चालू होगा और बाद में रोग बचाव के उपाय किए जाएंगे, जैसे बीजोपचार, और अंत में जब सारे चीज जब फेल हो जाते हैं तब जाकर आप उस पर केमिकल इस्तेमाल करें। तो देखा किसान साथियों, सर ने कितनी अच्छी बात बताई कि आप एक प्लानिंग कर लें किस फसल को आपको इस बार लगाना है, अगली बार उसे रोटेट नहीं करना है, दूसरी फसल लगाना है। तो फसल अगर आप चेंज करते हैं तो कीट व्याधियों का उतना प्रकोप नहीं रहेगा आपकी फसल पर। हम आगे बढ़ेंगे सर और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या जैविक खेती को बढ़ावा देकर हम पौध संरक्षण कर सकते हैं? जी, ये भी एक जुड़ा हुआ प्रश्न है और एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है ये, कि जब हम कह रहे हैं कि रसायन का प्रयोग कम करें तो क्या करें, तो जैविक खेती ही हमारे पास एक विकल्प, अच्छी विकल्प है। बल्कि जैविक खेती में मेरा ऐसा सोचना है कि आने के में भविष्य में इसको अपनाना हमारी अपरिहार्यता बन जाएगी, मतलब आवश्यक हो जाएगा कि इसको हम लोग करें, अपरिहार्य रूप से करें। क्यों? कि आने वाले जो जनरेशन है उसमें जितने अपशिष्ट रूप से जो केमिकल्स जमा हो रहे हैं जी, उससे और ज़्यादा आपको रोग मानव में, पशु में, नभचर, जलचर सभी में फैलेंगे। तो जैविक खेती एक सही उपाय है जिससे कि आप जैविक इनपुट्स के प्रयोग करेंगे, रसायन का नहीं प्रयोग करेंगे, जिससे कि समाज स्वस्थ हो, खाने वाले पदार्थ स्वच्छ हमें मिले
और जिससे कि हम रोग से मुक्ति पा सकें। यहाँ इसी से जुड़ा एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जैविक खेती को बढ़ावा देने को लेकर सरकार के द्वारा इन दिनों क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इस दिशा में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, झारखंड राज्य सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। परंपरागत कृषि विकास योजना एक केंद्र सरकार की योजना है, इसी तरह जैविक कृषि विकास की योजना हमारे झारखंड सरकार की योजना है जी। इसमें क्या है कि लक्षित क्षेत्र में 50-50 एकड़ के चंक लिए जाते हैं भूभाग में, किसानों के समूह बनाकर उन्हें विस्तृत उसका प्रशिक्षण दे करके उन्हें जैविक उपादान उपलब्ध करा के उन्हें दूसरे राज्यों में परिभ्रमण कर उन्हें दिखा करके कि हाँ भाई ये संभव है। हमारे किसानों की आंखें खुल रही है और अभी तत्कालीन 30,000 एकड़ में हम लोगों ने इस साल का लक्ष्य रखा है कि हम लोग जैविक कृषि करेंगे, जिससे कि बिल्कुल ही रसायन का प्रयोग नहीं होगा। और इसको जैविक सर्टिफिकेशन के लिए भी झारखंड सरकार ने उपाय किया हुआ है। जैविक मानकों जो अंतर्राष्ट्रीय मानक हैं और राष्ट्रीय मानक हैं, इसके अनुसार यहाँ पर उत्पादन और जैविक प्रमाणन किए जा रहे हैं, जिससे वो पदार्थ वो जैसे खेती के जो प्रोडक्ट हैं वो प्रीमियम मतलब उच्च मूल्य पर परंतु शुद्ध रूप से लोगों को उपलब्ध हो सके। और आगामी समय में जैसे इसका उत्पादन बढ़ेगा, बहुत ही कम मूल्य में ये लोगों को उपलब्ध हो सकेंगे। तो क्या इन दिनों जैविक खेती को बढ़ाने को लेकर किसान भाइयों को प्रेरित करने की दिशा में इसके लिए कोई वर्कशॉप की योजना है? ये पिछले 2 वर्ष से हम लोग कर रहे हैं। ये कोविड के चलते इस वर्ष जो है हम लोग उसको ऑनलाइन हम लोगों ने किया है। एक ओफाज झारखंड में बना हुआ है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एजेंसी ऑफ झारखंड। तो ये एक प्राधिकरण है, ये जो है हर वर्ष इसके लिए किसानों में जानकारी फैलाने के लिए प्रत्येक जिले में एक वर्कशॉप करता है। और इस वर्ष भी हम लोग, आगामी वर्ष में हम लोगों ने प्रत्येक जिले में और ब्लॉक स्तर पर भी ये वर्कशॉप का एक कार्यक्रम बनाया है और इसकी तिथियां प्रत्येक जिलों को उपलब्ध करा दी जाएगी और उन समय में किसानों को उसमें प्रशिक्षित भी किया जाएगा। तो देखा आपने किसान साथियों, किस तरह जैविक खेती को लेकर सरकार भी ज़्यादा ध्यान दे रही है। बस ज़रूरत है आपको इस ओर प्रेरित होने की। यहाँ सर ये बताएं कि जीन बैंक क्या है, इसके बारे में। जी, जीन बैंक का मतलब, जीन हम लोग जानते हैं कि हमारे मानव शरीर में कोशिकाएं हैं। कोशिकाओं में जो गुणसूत्र होते हैं उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो जीन बैंक करता क्या, उसी क्रोमोसोम्स, उसी में जो हैं वो जीन होते हैं। और बैंक का हम लोग जानते हैं कि वैसी जगह जहाँ पर की चीज़ों को इकट्ठा, चाहे ब्लड बैंक हो चाहे मनी बैंक हो, तो ऐसे संस्थाएं जिसमें कि आनुवांशिक तत्वों का, आनुवांशिक संसाधनों का, जैसे बीज एक आनुवांशिक संसाधन है, कायिक अंग एक संसाधन है, जो जीवाश्म है वो संसाधन है, परागकण वो संसाधन है, जीवों के शुक्राणु वो संसाधन है। तो वैसे लुप्त प्राय होने वाले या अति आवश्यक और लाभकारी पशु पक्षी आदि हैं, उनके जर्म प्लाज्म मतलब अंडे हुए, शुक्राणु हुए या परागकण हुए या बीज हुए, इन सबों को संरक्षित करने का एक जो संस्था है वो जीन बैंक कहलाती है। तो यहाँ आपसे चलते चलते समय भी हमें आगे और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो एक सवाल बहुत ही कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि उत्तक संवर्धन या टिश्यू कल्चर क्या है, हमारे किसान साथियों से। तो संक्षिप्त में आपने कहा है कि उत्तक संवर्धन ऐसा जो है, किसी भी चीज़ को हम लोग प्रजनन के तरीके से भी पैदा कर सकते हैं, या हम लोग उसको ऊतक या सेल के द्वारा, जो मानव सेल है या पौधों के सेल है, उसके द्वारा भी क्लोनिंग मेथड से उसको हम लोग पैदा करते हैं। तो टिश्यू कल्चर जैसे खासकर अलंकारिक पौधे या केले में बहुत देखा गया है। एक केले को हम लोग टेस्ट ट्यूब में उसके ऊतक को रख के, वो माता के गर्भ में नहीं होता है या किसी पौधे के इसमें नहीं होता है, प्रजनन द्वारा ये पैदा नहीं हो करके ये
ये सोमैटिक के द्वारा, अर्थात ये एक प्रत्येक सेल को लेकर के उसको टेस्ट ट्यूब में रख करके जो हम लोग पैदा करते हैं उसको वातावरण में, इन लोग इन विट्रो बोलते हैं, इन विवो जो माता के गर्भ में होता है, इन विट्रो जो बाहर, जो उससे बाहर रख करके जो पैदा करते हैं, उसमें फ़ायदा ये है कि लाखों पौधे एक बार में आप पैदा कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम में किसान साथियों, आपने देखा कि किस तरह हमें पौधों के संरक्षण करना चाहिए और कैसे उसकी विकास हो ताकि आपकी आमदनी दोगुनी हो, आपकी उन्नत फसल हो। इन सब बातों की जानकारी आपने हासिल की उप कृषि निदेशक डॉक्टर MSA महालिंगा श्रीवास्तव से। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान साथियों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, अगले सप्ताह किसी और विशेषज्ञ के साथ किसी विषय पर आपसे फिर बातचीत होगी। तब तक के लिए हिमांशु को दें विदा। जोहार। नमस्कार हिमांशु जी, नमस्कार किसान बंधु, जोहार जोहार।